हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ड्यूरेबल कैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ सारे ब्रीडर्स के लिए जो या तो ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और उनको डायरेक्शन चाहिए। मैं ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कन्वे कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है डॉग पालने का और अराउंड 16-17 साल का एक्सपीरियंस है डॉग की ब्रीडिंग करने का। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, मैं अपने चारों तरफ कई तरह के ब्रीडर्स देखता हूँ जो या तो ब्रीडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या ब्रीडिंग करने के बाद छोड़ चुके होते हैं। अक्सर मिलने के बाद में उनकी शिकायत रहती है कि सर ब्रीडिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रीडिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो लोग। लेकिन मैं एक चीज़ सभी को बता दूं कि ज़िंदगी में कोई भी काम करें वही काम करें जो आपको पसंद हो। आप दूसरों की देखा देखी कोई काम शुरू और बंद ना करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर ब्रीडिंग हम करते क्यों हैं। उसका जो बेस है वो है कि हमें डॉग्स पसंद होते हैं और अच्छे डॉग्स पसंद होते हैं और हम अच्छे डॉग्स आगे प्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो डॉग्स आगे चल के और अपनी अच्छी लाइनेज आगे बढ़ा सके, इसलिए हम ब्रीडिंग करते हैं, ना कि हम सिर्फ पैसे के लिए ब्रीडिंग करते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ डॉग से पैसा कमाना चाहते हैं शॉर्टकट के अंदर, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, उनको ये बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, आपके फ़ायदे की चीज़ ये नहीं है। किन लोगों के फ़ायदे की चीज़ है मैं उनको बता देता हूँ। ऐसे लोग जो डॉग से प्यार करते हैं, जो अच्छे डॉग्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डॉग्स पाले, उनको अच्छी क्वालिटी के डॉग नहीं मिले और वो ये सोचते हैं कि काश ऐसे ब्रीडर्स होते जो अच्छी क्वालिटी के डॉग्स प्रोड्यूस कर पाते और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते। तो आपको खुद ब्रीडिंग करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग क्या है, कैसे की जाती है, ब्रीडिंग के फंडामेंटल्स क्या है पीछे, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ब्रीडर हैं तो पैसे के मामले में आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये जो ब्रीडिंग का खेल है ये 1, 2 या 5 साल का नहीं है, आप ये लगा लें कम से कम 25 से 30 साल का गेम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अलग अलग स्टेजेस किस तरह से होती है कि आपके पास अच्छा स्टॉक है, आप पपी सेल कर रहे हैं, आपके पपीज़ अपने प्राइस पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सेकंड फेज आता है जहाँ पे आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके पपी का प्राइस देते हैं। और तीसरा फेज आता है कि जब आप इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज किए जा चुके होते हैं कि आप कुछ भी दें लोग खरीद लेते हैं। इन तीनों स्टेज के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग पहली स्टेज से ही वापस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पपी का प्राइस सही नहीं मिल पाता, वो कन्विंस नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि ये गेम अच्छा नहीं है। बहुत से लोग सेकंड गेम में आते आते अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और दूसरी चीज़ों की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। और तीसरे पार्ट में जाने के बाद में आपका एफर्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम हो चुके होते हैं। जो एफर्ट्स जो लगाने होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगानी होती है आपकी एफर्ट्स की, वो आप पहले दूसरे फेज में लगा चुके होते हैं। थर्ड फेज में आपको लॉयल रहना पड़ता है। लॉयल इसलिए रहना पड़ता है कि आप जो चीज़ दे रहे हो सामने वाला अंधा मतलब अंधभक्त होकर आपसे खरीद रहा है, आपकी रेपुटेशन के ऊपर, आपके साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। वहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होता है। आप जो भी बच्चा देते हैं आपको एक्सपीरियंस से देना चाहिए। आप ये ना सोचें कि लोग आप पे अंधा भरोसा कर रहे हैं तो आप कुछ भी पकड़ा दें उन्हें। इन सब चीज़ों को छोड़ के हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि ब्रीडिंग के टिप्स क्या क्या टिप्स हैं। सबसे पहली बात कि जो ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये सोच लें कि ये काफ़ी लंबा गेम है, ठीक है। और आप इसके अंदर अगर आप घुस रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पैसे को काउंट इनिशियल ईयर्स में ना करें। अगर आप पैसे को काउंट कर लेंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, आप ब्रीडिंग छोड़ देंगे। दूसरी चीज़, ब्रीडिंग के लिए स्टॉक कैसे खरीदें, ब्रीडिंग के लिए डॉग्स में क्या खरीदें, फीमेल्स, मेल्स, कितने फीमेल कितने मेल, इसके बारे में। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीड कौन सी लीजिए।
देखिए आजकल के इंडिया के अंदर ये है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रीड है लोग उसको पाल लेते हैं, उसको जब तक पालते हैं जब तक उसका मार्केट होता है उसके बाद छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ज़्यादातर उन ब्रीडर्स को पसंद करता हूँ जो अपनी ब्रीड के लिए लॉयल रहते हैं। वो ये सोच के ब्रीड को पालते या छोड़ते नहीं है कि ये ब्रीड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ। जब मैंने बुल मैस्टिफ स्टार्ट किए थे उस टाइम तक बुल मैस्टिफ्स को इतनी ज़्यादा ओवर ब्रीड किया जा चुका था कि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे। मुझे याद है मैंने एक बहुत रेप्यूटेड ब्रीडर से बात की थी जिन्होंने यूके से डॉग इंपोर्ट किया था और उसके बाद में उन्होंने ब्रीडिंग बंद कर दी। काफ़ी अच्छे ब्रीडर हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ब्रीडिंग क्यों बंद कर दी? उन्होंने कहा परवेज़ ब्रीडिंग में फ़ायदा नहीं रहा। जहाँ पे मैं 2 लाख रुपए का डॉग इंपोर्ट करके अपने बच्चे अगर मैं 35-40 हज़ार में भी इतने सारे एफर्ट्स और फीडिंग करने के बाद नहीं बेच पा रहा, मेरा दिल टूट गया इस ब्रीड से, मैं दूसरी ब्रीड में कन्वर्ट हो रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो ब्रीड बहुत ही नुकसान देने वाली ब्रीड है, इसमें तो बड़ी ब्रीड है, हैवी ब्रीड है, ज़्यादा फीडिंग डिमांड्स हैं, ज़्यादा मैन पावर की डिमांड है क्योंकि आसानी से एक आदमी इसको नहीं संभाल सकता, तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। उस टाइम ब्रीड्स की जो प्राइसिंग हुआ करती थी बुल मैस्टिफ की बहुत लो हो चुकी थी। करीबन जो डॉग इनिशियली में जब ब्रीड इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में उस टाइम जब इसकी कीमत 70-80 हज़ार लाख रुपए हुआ करती थी, जब मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की इसकी कीमत 15,000, 12,000, 20,000 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन मैंने उस ब्रीड को लिया, उसके बाद में मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की, मैंने अच्छी क्वालिटी के स्पेसिमेन प्रोड्यूस किए, शो के अंदर मैं स्पेसिमेन ले गया, लोग कन्विंस हुए, मेरे डॉग शोज़ के अंदर जीतने के बाद में मैंने प्राइसिंग बढ़ाई और अब टचवुड में ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर बुल मैस्टिफ की प्राइसिंग किसी भी डॉग की ब्रीड के बराबर है। ये इतना आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इस ब्रीड के अंदर आए और चले गए और आते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि लोग अच्छे आएँ, अपना एफर्ट दें, ब्रीड को इनकरेज करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वक्तिया तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए ब्रीड के अंदर आ जाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और चले जाते हैं। ये तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो टिप्स देने की बात है मैं आपको बता दूं कि ब्रीड वही चूज़ कीजिए जो ब्रीड आपको पसंद हो, चाहे वो फ़ायदे की हो, नुकसान की हो, कैसी भी हो। आपको ब्रीड में स्टिक करना है तो अपने पसंद की ब्रीड कीजिए स्टिक। क्यों? क्योंकि अगर उसमें फ़ायदा ना भी रहा तो कम से कम वो ब्रीड आपकी पसंद की होगी, तो आप ऐसे पेट पाल सकते हैं, आपको वो बर्डन नहीं लगेगी। आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ मॉनिटरी नहीं रहेगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, कितनी ब्रीड से स्टार्ट करें? जहाँ तक मैंने बहुत सारे फॉरेन ब्रीडर से भी बात की है, 1 ब्रीड या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रीड, इन ब्रीडों को रखना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्रीड हो जाने के बाद में आप भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पे लोग बहुत सारी ब्रीड रख के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आपका किसी में भी नाम नहीं हो पाता। नॉर्मली मैंने देखा है बाहर के कंट्रीज़ में लोग बुल मैस्टिफ्स पालते हैं, साथ में फ्रेंचीज पालते हैं, फ्रेंच बुलडॉग्स पालते हैं। ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी ब्रीड्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे इसी तरह की ब्रीड्स पालते हैं लोग। बहुत अच्छा है, इससे कई फायदे भी होते हैं। 2 ब्रीड्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बुल मैस्टिफ जो होते हैं थोड़े से लिथार्जिक होते हैं, हैवी होते हैं, काम करने में थोड़े से मतलब बैकफुट पे रहते हैं, लेकिन उसका उल्टा होते हैं फ्रेंचीज। ये बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। इनको साथ में रखने से भी फायदा ये होता है कि एक वॉच डॉग, एक गार्ड डॉग का काम करते हैं, दूसरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को एंगेज रखते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप पाल सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप 1 या 2 ब्रीड रखें। स्टॉक पे कितना रखें? देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप 2 फीमेल से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कैनल बनाना है तो आप 2 फीमेल और 1 मेल मिनिमम रखिए, और अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 3 फीमेल और 2 मेल आपको रखने चाहिए। इसके अलावा मेल और फीमेल किस तरह से चूज़ करें, इसके बारे में भी मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूं, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको छोटे से वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमेशा ब्रीडर जो होता है, अच्छा ब्रीडर होता है, वो हमेशा फीमेल्स की तरफ ध्यान देता है, ना कि मेल्स की तरफ।
क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी होती है वो फीमेल की सबसे ज़्यादा पपीज़ में आती है, मेल की भी आती है। हम लोग एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो हम ना डॉग्स को भी उसी तरह से डील करते हैं। कोई किसी भी डॉग के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अब वो उसका बेटा है। हम मेल की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे उस फीमेल का बेटा है, नहीं कहेंगे ऐसे। लेकिन जो असली में ब्रीडर होते हैं वो हमेशा फीमेल की तरफ ध्यान देते हैं कि फीमेल कैसी है और फीमेल की पीछे की लाइनेज कैसी है, मेल कैसा है, मेल की पीछे की लाइनेज कैसी है, लाइन ब्रेड है या आउट ब्रेड है। देखिए, क्वालिटी अगर आपको बहुत अच्छी चाहिए और बहुत नैरो पैसेज के अंदर, मतलब बहुत सटीक अगर आपको क्वालिटी चाहिए, तो आप लाइन ब्रीड डॉग्स लीजिए। लाइन ब्रीड डॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं और उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होता है क्वालिटी के अंदर। पपीज़ जो होते हैं, अगर आप 1 से 10 के अंदर काउंट करें इनकी क्वालिटी, तो पपीज़ अगर 7 और 8 है तो 7 और 8 क्वालिटी के बीच में ही आएंगे। आउटब्रेड करने के अंदर क्वालिटी का रेंज बढ़ जाता है 5 से लेके 7 तक, 5, 6, 7 ऐसी क्वालिटी में, मतलब एक पपी 7 नंबर का भी आ सकता है और एक पपी 5 नंबर का भी आ सकता है। तो मैं, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ब्रीडिंग स्टार्ट करें तो आप लाइन ब्रेड डॉग्स लें। किसी एक डॉग को फोकस करें जो आपकी नज़रों में अच्छा है। आपकी नज़रों में अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों से डिस्कस करें और जो वो लोग डिसाइड करें वो अच्छा है, नहीं। देखिए, मार्केट के अंदर लोग अलग अलग माइंड सेटअप से बात करते हैं। आपको जो बात सोचनी है और करनी है वो एज ए ब्रीडर करनी है। ब्रीडर हमेशा उस स्टॉक को देखता है जो बैलेंस्ड होता है। आप ऐसे डॉग को देखिए मार्केट के अंदर जो बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा हिट है, बहुत ज़्यादा ओवर एडवर्टाइज है, ऐसे डॉग्स पसंद नहीं करना चाहिए आपको वो डॉग पसंद करना चाहिए जो बैलेंस है, जिसका हेड, टॉप लाइन, लेंथ, हाइट, टेल सेटअप, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, अच्छा बैलेंस प्रोड्यूसर है। इस तरह के डॉग की प्रोजेनी, उस डॉग के वंशज को आपको खरीदना चाहिए और आपको भी उसके आसपास की लाइन से ही फीमेल्स भी लेनी चाहिए। बहुत क्लोज लाइन ब्रीडिंग डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाइन ब्रीडिंग करें, लेकिन लाइन ब्रीडिंग कम से कम 3 जनरेशन अपार्ट होनी चाहिए। कम से कम 2 आउटलाइन डॉग्स के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉग है जो ए है, जिसे हम ए कह रहे हैं, वो डॉग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप उसकी लाइन को आगे देखना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको उसकी लाइन की एक फीमेल मिल जाए। आपने फीमेल ले ली, एक फीमेल या 2 फीमेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब आपकी फीमेल बड़ी हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि उस मेल का अगर किसी और फीमेल के साथ में कोई बहुत अच्छा लीटर है, उसमें से आप एक मेल ले सकते हैं। एक मेल ले सकते हैं जो मेल आपकी दोनों फीमेलों के लिए सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में यूज हो सके, और आप एक और मेल ले सकते हैं जो थर्ड जनरेशन में उसी मेल का हो। इस तरह से आप उसी मेल, और आपको ध्यान रखना है कि जब वो मेल अपनी कंपैटिबल फीमेल्स के साथ में मेट करके पपीज प्रोड्यूस करता है और अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस करता है, उन्हीं लाइंस में से आपको मेल या आगे के स्टॉक को चूज करना है। क्योंकि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस की जरूरत है। आसपास के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रीडिंग के अंदर आपको बातें सबकी सुननी है, लेकिन आपको वही करना है जो सही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल ब्रीडिंग के अंदर कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने एक अच्छा स्टॉक प्रोड्यूस कर दिया, एक अच्छा लिटर प्रोड्यूस कर दिया, वो लिटर 5 से 7 साल तक आपका नाम कर सकता है। इवन एक डॉग अगर आपका अच्छा निकल गया, वो पूरे जहां में आपका नाम, आपके कैनल का नाम कर सकता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा एक डॉग जो मैंने विजय दुधानी जी को दिया, ड्यूरेबल डस्टर, उस डॉग को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शो किया, क्रफ्ट क्वालिफाइड हुआ, लाइनअप्स में जीता और उसने वो नाम किया। इतना नाम लोगों ने 10 और 20 साल की ब्रीडिंग में भी नहीं किया। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने ब्रीडिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमेशा ब्रीडिंग अच्छी हो ये ज़रूरी भी नहीं है, ब्रीडिंग बैकफायर भी हो जाती है। कभी कभी हम 2 स्टॉक में ब्रीडिंग करते हैं और उसके अंदर फॉल्टी पपीज़ प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको वो ब्रीडिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डोमिनेटिंग और रिसेसिव जीन्स ब्रीडिंग के अंदर जो काम करते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, वो इस कॉम्बिनेशन से कभी कभी उभर के सामने आ जाते हैं और हमें ऐसे पपीज़ मिलते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े फॉल्ट्स होते हैं, कलर के फॉल्ट्स होते हैं, बॉडी टाइप के फॉल्ट्स होते हैं। इस तरह के फॉल्ट को आपको कम करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो ब्रीडिंग की उस कॉम्बिनेशन को आप आगे यूज़ ना करें। देखिए, ब्रीडिंग के ईयर्स मैंने आपको बता दिए, कम से कम 10 साल का आप लेके चलिए कि मुझे आगे 10 साल तक ब्रीडिंग के अंदर काम करना है और उससे धीरे धीरे आगे अच्छे पपीज़ प्रोड्यूस करने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे, आप ब्रीडिंग के अंदर अपना एक मेंटर चूज़ कीजिए ताकि उससे आप इनपुट्स ले सकें। मेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मेंटर्स आपके इतने अच्छे हों कि वो आपकी हेल्प कर सके, ना कि आपको यूज़ कर सके। ब्रीडिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को यूज़ करते हैं। आप उनको जाके बोलेंगे तो वो आपको बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपकी मेंटरशिप कर दूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं। बहुत सेंसिबली आप अपने गुरु को या अपने मेंटर को चूज़ कीजिए ताकि वो भी आपको आगे बढ़ा सके, और आपको उसके ऊपर फेथ होना चाहिए। फेथ आपकी मेहनत से भी आता है, आपको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी आपकी हेल्प करेगा, और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। देखिए, उसके बाद में आता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही ब्रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों के कहने पे बिल्कुल मत चलिए। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कभी कभी सालों तक कोई लिटर नहीं लेता। मेरे कैनल में अभी भी करीबन 4 डॉग हैं, फीमेल्स हैं, मेल हैं। मैं कभी कभी उस 2 साल में, कभी 3 साल में एक ब्रीडिंग लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे ब्रीडिंग करनी है, तब मैं ब्रीडिंग करता हूँ। इसके अलावा मेरे अपने दोस्त हैं जिनको मैंने अपनी लाइंस दी हुई हैं, मैं उनके साथ में को पार्टनरशिप में ब्रीडिंग करता हूँ। उनके साथ में मैं उनको कम्बिनेशंस बताता हूँ, वो कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, अच्छे पपी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप अगर मेहनत नहीं भी कर रहे हैं तो आपके जो को पार्टनर्स हैं, जो आपके साथ में फ्रेंड्स हैं, वो आपकी मेहनत करते हैं। इसीलिए आपका डॉग ब्रीडिंग के अंदर एक सर्कल होना चाहिए आपकी ब्रीड का। उस ब्रीड के सर्कल में आप अपने डॉग्स को उनको सेल कर सकते हैं, उनके साथ में को पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उनके स्टॉक को ले और दे सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे पास में बहुत अच्छा स्टॉक होता है लेकिन हमारे पास जगह नहीं होती। उस टाइम पे हमें ऐसे दोस्तों की और ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो आपके स्टॉक को ले सकें, उनको मेंटेन कर सकें, और आगे चल के आप उन स्टॉक को आगे यूज़ कर सकें अपनी ब्रीडिंग में। मेरे पास में ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्टॉक को लेते हैं और बाद में 1 या 2 जनरेशन बाद में मैं उनको वापस लेने के बाद में अपने ब्रीडिंग में यूज़ करता हूँ। आजकल के सिनारियो में इस तरह की ब्रीडिंग नहीं होती जिस तरह की मैं ब्रीडिंग बता रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन ऐसी ब्रीडिंग बाहर के कंट्रीज़ में, यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ में बहुत आम है। देखिए, ब्रीडिंग जो काम है एक पैशन का काम है। अगर आप पैशन के साथ करेंगे तो आगे जाके आपका नाम होगा, आपको खुशी मिलेगी, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप बहुत ओल्ड हो जाएंगे, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपके दिल के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आपने एक इतनी अच्छी डॉग की ब्रीडिंग की, लोगों के आपने अच्छे फ्रेंड्स बनाए, आपने अच्छा स्टॉक दिया। आपको एक एक डॉग याद आएगा जो आपने अच्छा प्रोड्यूस किया और उसने नाम किया और दूसरों को घरों में जाके खुशियाँ फैलाई। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उन सब ब्रीडर्स के लिए जिनको टिप्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना किया करें, क्योंकि अक्सर लोग कॉल करके ये बात करते हैं कि सर हमें आपसे बात करनी है। देखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं आपको कॉल करने के लिए ज़रूर कह दूँगा। मेरी एक अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपने काम रहते हैं पूरे दिन, तो मुझे मतलब कॉल हमेशा उठा पाना आसान नहीं होता। होप आप मेरी बात को समझेंगे और मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।